डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ा एक लंबा वृत्तांत है और एक प्रश्न खड़ा होता है कि कोई अंबेडकर कैसे बनता है। यह लंबा वृत्तांत इसी प्रश्न का जवाब है। आश्चर्य की बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर इतनी तटस्थता के साथ ये सब कैसे लिख सके जो बचपन में और बाद में उनके साथ बीता। आज हम सब डॉक्टर अंबेडकर को जानते हैं, पर इसका एहसास कम ही लोगों को है कि इतने प्रभावशाली और काबिल होने के बाद भी सिर्फ महार परिवार में जन्म होने के कारण उन्हें कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। एक बार वो मरते मरते बचे। भारतीय संविधान को बनाने वाले एक बहुत ही काबिल व्यक्ति ने संविधान से अछूतपन को तो खत्म कर दिया, लेकिन भारत के विश्वविद्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर जी की ऐसी कोई किताब शायद नहीं पढ़ाई जाती, पर उनकी एक किताब वेटिंग फॉर वीजा संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल है। पुस्तिका के संपादक प्रोफेसर फ्रांसिस डब्ल्यू रिडजेट ने आंतरिक साक्ष्यों के आधार पर अनुमान लगाया है कि यह 1935 या 1936 की रचना है। वेटिंग फॉर वीजा का प्रकाशन पहले पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी द्वारा 1990 में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर जी की पांडुलिपि भी वहीं उपलब्ध है। आज हम आपको डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन में घटित एक ऐसी घटना को बताएंगे जिससे शायद आप लोग पहले परिचित नहीं हुए होंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली नई नई रोचक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, बात है डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन में घटित एक ऐसी घटना जिसके बारे में स्वयं डॉक्टर अंबेडकर जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि हमारा परिवार मूल रूप से बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी जिले में स्थित डापोली तालुके का निवासी था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज शुरू होने के साथ ही मेरे पुरखे अपने वंशानुगत धंधे को छोड़कर कंपनी की फौज में भर्ती हो गए थे। मेरे पिता ने भी परिवार की परंपरा के मुताबिक फौज में नौकरी कर ली। वे अफसर की रैंक तक पहुंचे और सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त के बाद मेरे पिता परिवार के साथ डापोली गए ताकि वहां पर फिर से बस जाएं, लेकिन कुछ वजहों से उनका मन बदल गया। परिवार डापोली से सतारा आ गया, जहां हम 1904 तक रहे। मेरी याददाश्त के मुताबिक पहली घटना 1901 की है, जब हम सतारा में रहते थे। मेरी माँ की मौत हो चुकी थी। मेरे पिता सतारा जिला में खाटव तालुके के कोरे गांव में खजांची की नौकरी पर थे। वहां बम्बई की सरकार अकाल पीड़ित किसानों को रोजगार देने के लिए तालाब खुदवा रही थी। अकाल से हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी। मेरे पिता जब कोरेगांव गए तो मुझे, मेरे बड़े भाई और मेरी बड़ी बहन के 2 बेटों को मेरी काकी और कुछ सहृदय पड़ोसियों के जिम्मे छोड़ गए। मेरी काकी काफी भली थी, लेकिन हमारी खास मदद नहीं कर पाती थी। वे कुछ नाटी थी और उनके पैरों में तकलीफ थी, जिससे वे बिना किसी सहारे के चल फिर नहीं पाती थी। अक्सर उन्हें उठाकर ले जाना पड़ता था। मेरी बहनें भी थीं, उनकी शादी हो चुकी थी और वे अपने परिवार के साथ कुछ दूर पर रहती थी। खाना पकाना हमारे लिए एक समस्या थी, खासकर इसलिए कि हमारी काकी शारीरिक असहायता के कारण काम नहीं कर पाती थी। हम 4 बच्चे स्कूल भी जाते थे और खाना भी पकाते थे, लेकिन हम रोटी नहीं बना पाते थे, इसलिए पुलाव से काम चलाते थे। पुलाव बनाना सबसे आसान था क्योंकि चावल और गोश्त मिलाने से ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना पड़ता था। मेरे पिताजी खजांची थे, इसलिए हमें देखने के लिए सतारा से आना उनके लिए संभव नहीं हो पाता था। इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि हम गर्मियों की छुट्टियों में कोरेगांव आ जाएं। हम बच्चे ये सोचकर ही काफी उत्तेजित और प्रसन्न हो गए क्योंकि तब तक हम में से किसी ने भी रेलगाड़ी नहीं देखी थी। तैयारी शुरू हुई। सफर के लिए अंग्रेजी स्टाइल के नए कुर्ते, रंग बिरंगी नक्काशीदार टोपी, नए जूते, नई रेशमी किनारी वाली धोती खरीदी गई। मेरे पिता ने यात्रा का पूरा ब्यौरा लिखकर भेजा था और कहा था कि कब चलोगे यह लिख भेजना ताकि वह रेलवे स्टेशन पर अपने चपरासी को भेज दें जो हमें कोरेगांव तक ले जाएगा। इसी इंतजाम के साथ मैं, मेरा भाई और मेरी बहन का बेटा सतारा के लिए चल पड़े। काकी को पड़ोसियों के सहारे छोड़ आए जिन्होंने उनकी देखभाल का वायदा किया था। रेलवे स्टेशन हमारे घर से 10 मील दूर था, इसलिए स्टेशन तक जाने के लिए तांगा किया गया। हम नए कपड़े पहनकर खुशी में झूमते हुए घर से निकले, लेकिन काकी हमारी विदाई पर अपना दुख रोक नहीं सकी और जोर जोर से रोने लगी। हम स्टेशन पहुंचे तो मेरा भाई टिकट ले आया और उसने मुझे व बहन के बेटे को रास्ते में खर्च करने के लिए 2-2 आना दिया। हम फौरन साह खर्च हो गए और पहले नींबू पानी की बोतल खरीदी। कुछ देर बाद रेलगाड़ी ने सीटी बजाई तो हम जल्दी जल्दी चढ़ गए ताकि कहीं छूट न जाए। हमें कहा गया था कि मैसूर में उतरना है, जो कोरेगांव का सबसे नजदीकी स्टेशन। ट्रेन शाम को
5 बजे मैसूर में पहुंची और हम अपने सामान के साथ उतर गए। कुछ ही मिनटों में ट्रेन से उतरे सभी लोग अपने अपने ठिकाने की ओर चल दिए। हम 4 बच्चे प्लेटफॉर्म पर बच गए। हम अपने पिता या उनके चपरासी का इंतजार कर रहे थे। काफी देर बाद भी कोई नहीं आया। घंटा भर बीतने लगा तो स्टेशन मास्टर हमारे पास आया। उसने हमारा टिकट देखा और पूछा कि तुम लोग क्यों रुके हो। हमने उन्हें बताया कि हमें कोरेगांव जाना है और हम अपने पिता या उनके चपरासी का इंतजार कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि कोरेगांव कैसे पहुंचेंगे। हमने कपड़े लत्ते अच्छे पहने हुए थे और हमारी बातचीत हो रही थी। कोई नहीं पकड़ सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। इसलिए स्टेशन मास्टर को यकीन हो गया था कि हम उच्च परिवार के बच्चे हैं। वे हमारी परेशानी से काफी दुखी हुए। लेकिन देश में जैसा आमतौर पर होता है, स्टेशन मास्टर पूछ बैठा कि हम कौन हैं। मैंने बिना कुछ सोचे समझे तपाक से कह दिया कि हम महार हैं। वह दंग रह गया। बम्बई प्रेसिडेंसी महार अछूत माने जाते। अचानक उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। हम उसके चेहरे पर वितृष्णा का भाव साफ साफ देख सकते थे। वह फौरन अपने कमरे की ओर चला गया और हम वहीं खड़े रहे। 20-25 मिनट बीत गए। सूरज डूबने ही वाला था। हम हैरान परेशान थे। यात्रा की शुरुआत वाली हमारी प्रसन्नता गायब हो चुकी थी। हम उदास हो गए। करीब आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौटा और उसने हमसे पूछा कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। हमने कहा कि अगर कोई बैलगाड़ी किराए पर मिल जाए तो हम कोरेगांव चले जाएंगे और अगर बहुत दूर ना हो तो पैदल भी चले जा सकते। वहाँ किराए पर जाने के लिए कई बैलगाड़ियां थीं, लेकिन स्टेशन मास्टर से मेरा महार कहना गाड़ी वालों को सुनाई पड़ गया था और कोई भी अछूत को ले जाकर अपवित्र होने को तैयार नहीं था। हम दूना किराया देने को तैयार थे, लेकिन पैसों का लालच भी काम नहीं कर रहा था। हमारी ओर से बात कर रहे स्टेशन मास्टर को समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक उसके दिमाग में कोई बात आई और उसने हमसे पूछा, क्या तुम लोग गाड़ी हाँक सकते हो। हम फौरन बोल पड़े, हाँ हम हाँक सकते। ये सुनकर वह गाड़ी वालों के पास गया और उससे कहा कि तुम्हें 2 गुना किराया मिलेगा और गाड़ी वे खुद चलाएंगे। गाड़ी वाला खुद गाड़ी के साथ पैदल चलता रहा। एक गाड़ी वाला राजी हो गया। उसे दूना किराया मिल रहा था और वह अपवित्र होने से भी बच रहा था। शाम करीब 6:30 बजे हम चलने को तैयार हुए, लेकिन हमारी चिंता यह थी कि यह आश्वस्त होने के बाद ही स्टेशन छोड़ा जाए कि हम अंधेरे के पहले कोरेगांव पहुंच जाएंगे। हमने गाड़ी वाले से पूछा कि कोरेगांव कितनी दूर है और कितनी देर में पहुंच जाएंगे। उसने बताया कि 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। उसकी बात पर यकीन करके हमने अपना सामान गाड़ी पर रखा और स्टेशन मास्टर को शुक्रिया कहकर गाड़ी में चढ़ गए। हम में से एक ने गाड़ी संभाली और हम चल पड़े। गाड़ी वाला बगल में पैदल चल रहा था। स्टेशन से कुछ दूरी पर एक नदी थी, बिल्कुल सूखी हुई। उसमें से कहीं कहीं पानी के छोटे छोटे गड्ढे थे। गाड़ी वाले ने कहा कि हमें यहाँ रुककर खाना खा लेना चाहिए, वरना रास्ते में कहीं पानी नहीं मिलेगा। हम राजी हो गए। उसने किराए का एक हिस्सा मांगा ताकि बगल के गांव में जाकर खाना खाए। मेरे भाई ने उसे कुछ पैसे दिए और वह जल्दी आने का वादा करके चला गया। हमें भूख लगी थी। काकी ने पड़ोसी औरतों से हमारे लिए रास्ते के लिए कुछ अच्छा भोजन बनवा दिया था। हमने टिफिन बॉक्स खोला और खाने लगे। अब हमें पानी चाहिए था। हम में से एक नदी वाले पानी के गड्ढे की ओर गया, लेकिन उसमें से गाय बैल गोबर और पेशाब की बदबू आ रही थी। पानी के बिना हमने आधे पेट खाकर ही टिफिन बंद कर दिया और गाड़ी वाले का इंतजार करने लगे। काफी देर तक वह नहीं आया। हम चारों ओर उसे देख रहे थे। आखिरकार वह आया और हम आगे बढ़े। 4-5 मील आगे चले होंगे कि अचानक गाड़ी वाला कूदकर गाड़ी पर बैठ गया और गाड़ी हाँकने लगा। हम चकित थे कि ये वही आदमी है जो अपवित्र होने के डर से गाड़ी में नहीं बैठ रहा था, लेकिन उससे कुछ पूछने की हिम्मत हम नहीं कर पाए। हम बस जल्दी से जल्दी कोरेगांव पहुंचना चाहते, लेकिन जल्दी ही अंधेरा छा गया। रास्ता नहीं दिख रहा था। कोई आदमी या पशु भी नजर नहीं आ रहा था। हम डर गए। 3 घंटे से ज्यादा हो गए थे, लेकिन कोरेगांव का कहीं नामो निशान तक नहीं था। तभी हमारे मन में ये डर पैदा हुआ कि कहीं ये गाड़ी वाला हमें ऐसी जगह तो नहीं ले जा रहा है कि हमें मारकर हमारा सामान लूट ले। हमारे पास सोने के गहने भी थे। हम उससे पूछने लगे कि कोरेगांव और कितना दूर है। वह कहता जा रहा था, ज्यादा दूर नहीं है, जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। रात के 10 बज चुके थे। हम डर के मारे सुबकने लगे और गाड़ी वाले को कोसने लगे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक हमें कुछ दूर पर एक बत्ती जलती दिखाई दी। गाड़ी वाले ने कहा, वे देखो, चुंगी वाले की बत्ती है, रात में हम वहीं रुकेंगे। हमें कुछ राहत महसूस हुई। आखिर 2 घंटे में हम चुंगी वाले की झोपड़ी तक पहुंचे। यह एक पहाड़ी की तलहटी में उसकी दूसरी ओर स्थित थी। वहां पहुंचकर हमने पाया कि बड़ी संख्या में बैलगाड़ियां वहां रात गुजार रही थी। हम भूखे थे और खाना खाना चाहते थे, लेकिन पानी नहीं था। हमने गाड़ी वाले से पूछा कि कहीं पानी मिल जाए। उसने हमें चेताया कि चुंगी वाला हिंदू है और अगर हमने सच बोल दिया कि हम महार हैं तो पानी नहीं मिल पाएगा। उसने कहा, कहो कि तुम मुसलमान हो और अपनी तकदीर आजमा लो। उसकी सलाह पर मैं चुंगी वाले की झोपड़ी में गया और पूछा कि थोड़ा पानी मिल जाए। उसने पूछा, कौन हो? मैंने कहा कि
हम मुसलमान हैं। मैंने उससे उर्दू में बात की जो मुझे अच्छी आती थी, लेकिन ये चालाकी काम नहीं आई। उसने रुखाई से कहा, तुम्हारे लिए यहाँ पानी किसने रखा है? पहाड़ी पर पानी है, जाओ वहां से ले आओ। मैं अपना समूह लेकर गाड़ी के पास लौट आया। मेरे भाई ने सुना तो कहा कि चलो सो जाओ। पैल खोल दिए गए और गाड़ी जमीन पर रख दी गई। हमने गाड़ी के निचले हिस्से में बिस्तर डाला और जैसे तैसे लेट गए। मेरे दिमाग में चल रहा था कि हमारे पास भोजन काफी है, भूख के मारे हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन पानी के बिना हमें भूखे सोना पड़ रहा है। और पानी इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि हम अछूत हैं। मैं यही सोच रहा था कि मेरे भाई के मन में एक आशंका उभर आई। उसने कहा कि हमें एक साथ नहीं सोना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए एक बार में 2 लोग सोएंगे और 2 लोग जागेंगे। इस तरह पहाड़ी के नीचे हमारी रात कटी। तड़के 5 बजे गाड़ी वाला आया और कहने लगा कि हमें कोरेगांव के लिए चल देना चाहिए। हमने मना कर दिया और उससे 8 बजे चलने को कहा। हम कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। वह कुछ नहीं बोला। आखिर हम 8 बजे चले और 11 बजे कोरेगांव पहुंचे। मेरे पिता हम लोगों को देखकर हैरान थे। उन्होंने बताया कि उन्हें हमारे आने की कोई सूचना नहीं मिली। हमने कहा कि हमने चिट्ठी भेजी थी। बाद में पता चला कि मेरे पिता के नौकर को चिट्ठी मिली थी, लेकिन वह उन्हें देना भूल गया। इस घटना की मेरे दिमाग पर अमिट छाप पड़ी। इसके पहले भी मैं जानता था कि मैं अछूत हूँ और अछूतों को कुछ अपमान और भेदभाव सहना पड़ता है। मसलन स्कूल में मैं अपनी बराबरी के साथियों के साथ नहीं बैठ सकता था। मुझे एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। मैं ये भी जानता था कि मैं अपने बैठने के लिए एक बोरा रखता था और स्कूल की सफाई करने वाला नौकर वह बोरा नहीं छूता था क्योंकि मैं अछूत हूँ। मैं बोरा रोज घर लेकर जाता और अगले दिन लाता था। घर में भी कपड़े मेरी बहन धोती थी। सतारा में धोबी नहीं थे। ऐसा नहीं था हमारे पास धोबी को देने के लिए पैसे नहीं। हमारी बहन को कपड़े इसलिए धोने पड़ते थे क्योंकि हम अछूतों का कपड़ा कोई धोबी धोता नहीं था। हमारे बाल भी मेरी बड़ी बहन काटती क्योंकि कोई नाई हम अछूतों के बाल नहीं काटता। मैं ये सब जानता था, लेकिन उस घटना से मुझे ऐसा झटका लगा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। उसी से मैं छुआछूत के बारे में सोचने लगा। उस घटना के पहले तक मेरे लिए सब कुछ सामान्य सा था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल पर कमेंट करें।